हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टूटा रसारस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय को पढ़ा रहा हूं और उसमें हमने अभी तक 2 अध्याय पढ़ लिया है और आज हमें तीसरे अध्याय को पढ़ना है। जो तीसरे अध्याय है वो है जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हमें पढ़ना है। जीव जंतुओं के बाहरी अंग और आंतरिक अंग के बारे में हमें जानना है, क्योंकि हम सभी को पता है जीव जंतु कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में, या फिर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी में कैसे ये कितने महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक उन्हें बताइए ताकि वो भी पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकें। तो चलिए देखते हैं थर्ड चैप्टर क्या होगा, तीसरा चैप्टर में क्या क्या दे रखा है तीसरे अध्याय में, उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है कि इस चैप्टर का नाम है जैव विविधता, जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंग। और इसमें पहला टॉपिक मैंने जो लिख रखा है वो है जैव विविधता। अब जैव विविधता क्या होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, इस वर्ड से हम क्या समझते हैं, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवों की विविधता। मतलब जीवों में क्या क्या विविधताएं हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे से अलग हैं, किस तरीके से वो हमारी मदद करते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे वो अच्छा रखते हैं, समूहवाची कैसे हैं वो एक तरीके से। तो इस तरीके के इसमें हमें बेसिकली जीवों के बारे में अच्छे से अध्ययन करना है। और जैव विविधता को एक नए नवीन प्रत्यय के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये आंग्ल भाषा में इसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, इंग्लिश में अगर हम इसे कहें तो। और शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया कि जीवों की विविधता होती है। तो इसमें हमें जैव विविधता में हमें किस तरीके से जीवों के बारे में हमें पढ़ना है उसको देखते हैं। तो देखिए, जैव विविधता से तात्पर्य विस्तृत रूप से उन विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति से है जो संसार में या किसी विशेष क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। मतलब जैव विविधता का तात्पर्य क्या हो गया कि हमें उन विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पति के बारे में पढ़ना है जो किसी एक जगह में, संसार में कहीं भी, किसी एक निश्चित क्षेत्र में या किसी एक क्षेत्र में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो उसी वही हमारा जैव विविधता है। और इसमें जंतु, वनस्पति, ये सब चीज़ें आती हैं जो एक किसी निश्चित क्षेत्र पे, निश्चित स्थान पे रहकर एक साथ वास करते हैं। तो उस ये है जैव विविधता। उम्मीद करता हूँ जैव विविधता आप समझ गए होंगे। जैव विविधता क्या है कि जैव विविधता ही आप एक तरीके से जैविक संसाधन भी कह सकते हैं इसको, जैव विविधता को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जैव विविधता आप समझ गए होंगे कि इसमें हम जीव जंतुओं और वनस्पति से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं कि एक साथ किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, संसार में। तो चलिए इसके बाद देखते हैं जैव विविधता की आवश्यकता एवं महत्व। हेडिंग बना रखा है मैंने कि इसकी जैव विविधता की आवश्यकता क्यों पड़ी या फिर इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि जैव विविधता ही तो है जो एक दूसरे के साथ आप मिलकर किसी एक जगह पे रह रहे हैं, जैसे जीव जंतु या फिर वनस्पति, जो भी चीज़ें हैं जिससे संसार बना है, इन सब चीज़ों से ही तो बना है। ये सब नेचुरल थिंग है कि जीव जंतु रहेंगे, वनस्पति रहेंगे, मनुष्य रहेंगे, ये सब लोग ही रहेंगे जिससे संसार में, इन सब से मिलकर संसार बनता है। और जैव विविधता में जब हम पढ़ते हैं तो हम जीव जंतु और वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि इसका आवश्यकता है, महत्व क्या हो सकता है। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट लिख रखा है मैंने, पहला लिख रखा है, यह हमारे व्यक्तित्व में नवीनता लाते हैं। मतलब जो जैव विविधता है इससे हमारे व्यक्तित्व में नवीनता आती है, एक नयापन महसूस होता है, नई नई चीज़ों को हम देखते हैं और उससे कुछ ना कुछ हमें मिलता है, प्राप्त होता है, उससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमारे जीवन में नवीनता आती है। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा है, यह हमारी पृथ्वी पर स्वच्छता प्रदान करती है। अब जैव विविधता की वजह से आप प्राकृतिक चीज़ों को देखेंगे, नई नई वनस्पतियों को देखेंगे, वस्तुओं को देखेंगे, तो इससे जो हमारा पृथ्वी है वो थोड़ा स्वच्छ रूप में हमेशा रहता है और स्वच्छता उसमें प्रदान होती रहती है। इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी की सुरक्षा भी करता है, जो जैव विविधता है। तरह तरह के प्राणी रहेंगे, तरह तरह के लोग रहेंगे, तरह तरह की वनस्पतियाँ रहेंगी, तो इससे थोड़ा हमारा पृथ्वी सुरक्षित भी रहता है। ठीक है,
तो इससे ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन के प्रत्येक तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पे मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि करता है। मतलब हर क्षेत्र में, जैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो गया, आर्थिक समृद्धि हो गया, या फिर ट्रेडिशनल पारंपरिक स्टाइल हो गया, इस सब चीज़ों में ये हमें मदद करता है। हर चीज़ में ये वृद्धि करता है। जैसे पारंपरिक वृद्धि हो जाएगा, मतलब परंपराओं शैलियों का संबंध एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। फिर आपकी आर्थिक मदद करता है, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये सब हमारी जैव विविधता की वजह से ही चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं। तो इसका जो तीसरा हो जाएगा, यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि करता है। अगर आप प्रत्येक क्षेत्र में सोचें क्या क्या आता है, तो जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं कि पारंपरिक शैलियों में मदद करता है, जोड़ने में, उससे जोड़ने में सहायक रहता है पारंपरिक शैलियों से। फिर आर्थिक समृद्धि प्रदान करता है। तो ये हैं इसके कुछ आवश्यकताएं एवं महत्व, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे हम पढ़ते हैं क्या है, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसका तो आप लोग नाम से ही जानते होंगे कि एक कोशिकीय क्या होगा। तो देखिए जो फर्स्ट है वो एक कोशिकीय। अब एक कोशिकीय क्या होगा, ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं। आप सभी को पता है कि जीव जंतु जो भी है वो कोशिका से मिलकर बना है। तो ठीक है, तो ऐसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिका की मदद से बने होते हैं, उनको हम एक कोशिकीय कहते हैं। अब इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं जो एक कोशिकीय से बने हैं। वो है देखिए जीवाणु। जीवाणु को आप जानते हैं, जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय से मिलकर बना है, ठीक है। इसके बाद आपका है अमीबा। अमीबा भी एक कोशिकीय है। पैरामीशियम एक कोशिकीय है। तो ये एक कोशिकीय के कुछ उदाहरण हैं। और एक कोशिकीय क्या होता है कि ये ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिका के से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं क्या है इसके आगे। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ऐसे जीव जिनमें एक या एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब एक कोशिकीय आपने देखा कि जो एक कोशिका के मदद से बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, ऐसे जीव। और दूसरा बहुकोशिकीय हो गया कि ऐसे जीव जिनमें या एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इसमें कैसे जीव आएंगे, जैसे आपने देखा होगा केचुआ को देखा होगा, उनके अंदर अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती हैं। मक्खी है, उसके अंदर आपको कई कोशिकाएं पाई जाएंगी। फिर हाइड्रा हो गया, इसके अंदर आपको कई सारी कोशिकाएं ऐसे और भी सारे प्राणी हैं जिनके अंदर आपको जीव जंतु मिलेंगे। जीव जंतु ऐसे और भी मिलेंगे जो आप जिनके अंदर अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये हो गया बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा क्या है, श्वसन क्रिया। श्वसन मतलब वही जो हम सांस लेते हैं। तो ये श्वसन क्रिया क्या है उसके बारे में जानते हैं। मनुष्यों में या जीव जंतुओं में श्वसन की क्रिया नाक से होती है या फिर श्वास नली से होती है। श्वसनी हमारे अंदर होता है, श्वसनी होता है, उससे होती है, या फिर हमारे फेफड़ों से होती है। इन सब चीज़ों से हम श्वसन का कार्य करते हैं। तो यही मैंने लिख रखा आप लोगों के लिए, मनुष्य में या जीव जंतुओं की में श्वसन की क्रिया नाक से या फिर श्वास नली से या श्वसनी से या फेफड़ों से, इन सब से होती है, ठीक है। तो श्वसन क्रिया के बारे में आप जान ही गए होंगे। श्वसन क्रिया आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि श्वसन क्रिया कैसे होती है, हमारे फेफड़ों से होती है या फिर नाक से होती है या फिर श्वास नलिका से होती है। तो ये आप सब अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये है श्वसन क्रिया, जिसके द्वारा पूरा मनुष्य हैं या फिर जीव जंतु हैं जो भी हैं वो श्वसन क्रिया के माध्यम से तो इस धरती पर जी रहे हैं, संसार में जी रहे हैं। क्योंकि अगर सांस ही आप नहीं लेंगे, सांस ही नहीं ले पाएगा अगर प्राणी, तो वो कैसे जिएगा। तो श्वसन क्रिया बहुत ज़रूरी है और यह नाक से भी होती है, श्वास नली से भी होती है, फेफड़ों से भी होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ प्रमुख जंतुओं में श्वसन क्रिया। कुछ प्रमुख जंतु हैं जिनमें श्वसन क्रिया कैसे होता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। आपसे कभी कभी पूछ देता है, ये ध्यान रखिएगा कि केचुआ पूछ देगा कि इनका श्वसन अंग क्या है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे करते हैं श्वसन। फिर मेंढक का आपसे पूछ सकता है, एक दो बार ये पूछ रखा है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये जो मैं आपको 5 चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि कुछ प्रमुख जंतुओं में श्वसन क्रिया कैसे होती है। आपसे एग्जाम में पूछ देता है, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि केचुआ कैसे श्वसन क्रिया करता है, तो आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है आपसे बहुविकल्पी में पूछ दे तो ऑप्शन देगा कि स्किन के द्वारा या फेफड़े के द्वारा या फिर गलफड़ों के द्वारा कैसे करता है बताइए।
तो वो आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपसे अति लघु में पूछे, तो वहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा, तो वहाँ के लिए याद रहना चाहिए। तो ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जंतु कैसे श्वसन अंग, किस श्वसन अंग से सांस लेते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट वन है, जो पहला है, वो लिख रखा है केचुआ। अब केचुआ कैसे श्वसन क्रिया करता है, उसका श्वसन अंग होता है त्वचा। तो जो केचुआ है हमारा, वो त्वचा से अपनी सांस को लेता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि केचुआ का जो श्वसन अंग है वो त्वचा है, ठीक है। ये पहला जो है केचुआ। दूसरा हो गया स्तनधारी जंतु। जो स्तनधारी जंतु होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, तो वो फेफड़ों द्वारा लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, केचुआ जो है वो त्वचा द्वारा लेता है, स्तनधारी जंतु जो होते हैं वो फेफड़े द्वारा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरे पे है मछली। मछली कैसे लेती है, गलफड़ों द्वारा। आप सभी को पता होगा कि मछली जो होती है वो श्वसन क्रिया गलफड़ों द्वारा करती है। फिर इसके बाद आपका तिलचट्टा है, तितली है, मक्खी है, ये सब वायु नलिकाओं से करती हैं, ठीक है। इनके अंदर एक वायु नलिकाएं होती हैं और ये उससे श्वसन का कार्य करती हैं, ठीक है। इसके बाद मेंढक, ये मेंढक और केचुआ और मछली, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। ये पांचों के पांचों ऐसे हैं जिसमें से एक दो पूछ चुका है, मेंढक पूछ चुका है, कछुआ पूछ चुका है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। तो तिलचट्टा आपको बताई दिया मैंने, तितली बताई दिया, मक्खी बताई दिया कि ये वायु नलिकाएं द्वारा श्वसन अंग करती हैं। फिर मेंढक हैं जो स्थल पर जब ये देखिए, अब मेंढक कैसे रहते हैं, मेंढक को आपने देखा होगा, एक तो या ज़मीन पे आते रहेंगे या फिर वो पानी के अंदर रहेंगे। तो इन दोनों चीज़ों में वो कैसे सांस लेते हैं, तो दोनों जगह उनका श्वसन अंग अलग अलग होता है। वो क्या होता है वो देखना पड़ेगा, वो देखते हैं, जानते हैं। देखिए, स्थल पर रहते हुए वो फेफड़े से, मतलब वो जो ज़मीन पे रहते हैं तो वो फेफड़े से सांस लेते हैं, ठीक है। और जब जल में रहते हैं तो त्वचा से सांस लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेंढक जो है वो जब स्थल पे रहता है तो फेफड़ों से सांस लेता है, और जब जल में रहता है तो त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। तो कछुआ कछुआ मैंने आपको केचुआ बता दिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कछुआ कह रहा हूँ मैं। केचुआ आपने देख लिया, वो त्वचा से लेता है, ठीक है। स्तनधारी जंतु होता है वो फेफड़े द्वारा लेता है। मछली जो है वो गलफड़ों द्वारा लेता है। तिलचट्टा जो या तितली या मक्खी जो होता है वो वायु नलिकाओं से लेता है। और मेंढक जो है वो जब स्थल पर रहता है तो फेफड़ों से, और जल में रहता है रहते हुए त्वचा से। तो ये केचुआ है, कछुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा, मेरे से गलती होगी। केचुआ है जो त्वचा द्वारा लेता है। तो केचुआ और मेंढक ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पांचों आप ध्यान से पढ़िएगा, कभी भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो ये कुछ जो मैंने आपको बताया, ये इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैव विविधता, जो कि हमारा चैप्टर है जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना, जैव विविधता के बारे में, फिर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जाना, श्वसन क्रिया कैसे होती है उसके बारे में जाना, और कुछ प्रमुख जंतुओं के श्वसन क्रिया के बारे में जाना, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, और एक एक चीज़ को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप रिवाइज करें तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल की घंटी बजाना ना भूलिए। जैसे बेल की घंटी को जैसे ही आप सब्सक्राइब कीजिए तुरंत बजाइए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।